नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो शुरू तो होती है एक हॉरर स्टोरी की तरह, लेकिन इसका अंत वो वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा कोई सोच सकता है। ये एक ऐसी कहानी है जहां डर सहानुभूति में बदल जाता है। तो चलिए इस अजीब और रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक डरावनी भूतिया कहानी असल में किसी की जान बचाने की कोशिश हो? ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जिस चीज से हम डर रहे हैं, क्या पता उसके पीछे कोई बहुत ही गहरा मकसद छिपा हो। तो कहानी का हीरो है रमेश, एक कॉर्पोरेट बंदा, थका हुआ, बस जल्दी से अपनी मीटिंग के लिए पहुंचना चाहता है। और इसके लिए वो लेता है एक शॉर्टकट। देर रात हो चुकी है और वो एक सुनसान से ढाबे पर रुकता है। और बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। तो एक तरफ है रमेश, जिसके लिए गूगल मैप्स ही सब कुछ है, और दूसरी तरफ है ढाबे के बुजुर्ग मालिक रामू काका, जो उसे एक पुरानी लोक कथा के बारे में बताते हैं। वो उसे चेतावनी देते हैं, उस रास्ते पर आगे जाने से मना करते हैं। पर रमेश, वो तो अपने टेक्नोलॉजी पर भरोसा करता है और उनकी बातों को बस हवा में उड़ा देता है। रमेश मजाक में पूछता है, ये चिटिया और मटिया कौन है? कोई डाकू वाकू है क्या? और रामू काका का जवाब सच में रोंगटे खड़े कर देता है। वो कहते हैं, बच्चे हैं, 50 साल से बच्चे ही हैं। सोचिए जरा, 50 साल से बच्चे, इसका मतलब क्या हो सकता है? और फिर वही होता है जिसका डर था। रामू काका की बात सच हो जाती है। अचानक घना कोहरा छा जाता है और रमेश की कार ठीक गन्ने के खेतों के बीच में बंद पड़ जाती है। चारों तरफ बस एक अजीब सी डरावनी खामोशी। अब रमेश के पास पैदल चलने के अलावा कोई चारा नहीं था, और जैसे ही वो कार से बाहर निकलता है, खौफनाक चीजें होने लगती हैं। अचानक कहीं से पायल की आवाज सुनाई देती है, फिर बच्चों के खिलखिलाने की आवाज गूंजती है, और ठीक इसी मौके पर उसकी टॉर्च भी टिमटिमाकर बुझ जाती है। और फिर उस पुराने पीपल के पेड़ के पास वो ने देखता है, चटिया पेड़ की डाली से उल्टी लटकी हुई, और मटिया नीचे बैठकर कांच की चूड़ियों से खेल रही है। उनकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी और आंखें कोयले की तरह काली। मतलब ऐसा नजारा था कि किसी की भी रूह कांप जाए। लेकिन यहां एक अजीब बात होती है, वो रमेश को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। उनका निशाना वो नहीं बल्कि उसका बक्सा था, उसका लैपटॉप बैग। वो झपट्टा मारकर उसका बैग छीनते हैं और गन्ने के खेतों में गायब हो जाते हैं। रमेश बेचारा बस डरा सहमा वहीं खड़ा रह जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है? इन बच्चों को रमेश के लैपटॉप से क्या लेना देना? इसका जवाब जानने के लिए हमें समय में 50 साल पीछे जाना होगा, क्योंकि इस कहानी का डर एक बहुत बड़ी त्रासदी में छिपा है। बात है 1970 की। एक रात भयानक तूफान आया और गांव में बाढ़ आ गई। सब कुछ डूब गया, और वो दो बच्चे, चटिया और मटिया, बेचारे उसी पीपल के पेड़ पर चढ़कर फंस गए। वो अपनी मां को आवाज देते रहे, पर पानी का स्तर बढ़ता ही चला गया। 50 साल बीत गए, पर उनकी आत्माएं आज भी वहीं अपनी मां का इंतजार कर रही हैं, जो उस रात के बाद कभी वापस नहीं आई। अब रमेश के लिए उसका लैपटॉप उसकी जिंदगी था, सारा जरूरी काम उसी में था। तो वो अपने डर को साइड में रखता है, हिम्मत जुटाता है और उन बच्चों का पीछा करता करता एक पुराने टूटे फूटे मंदिर तक पहुंच जाता है। और मंदिर के अंदर जो नजारा था वो डरावना नहीं बल्कि बहुत मासूम था। बच्चे लैपटॉप की स्क्रीन को बड़ी हैरानी से देख रहे थे, और उनमें से एक ने पूछा, क्या ये सूरज को डब्बे में बंद कर लाया है? सोचिए, उनके लिए वो चमकती स्क्रीन एक जादू थी। उनके मन में कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ हैरानी थी। और यहीं पर रमेश के अंदर कुछ बदलता है। वो गुस्सा या डर दिखाने के बजाय समझदारी से काम लेता है। वो धीरे धीरे उनसे बात करता है, उन्हें अपने लैपटॉप पर एक ड्राइंग बनाकर दिखाता है जैसे वो कोई जादू हो, और फिर अपने बैग से बिस्किट का पैकेट निकालकर उनके साथ बांटता है। और जैसे ही वो बच्चे वो बिस्किट खाते हैं, एक कमाल की चीज होती है। बस एक पल के लिए उनकी वो बर्फ जैसी सफेद त्वचा और काली आंखें गायब हो जाती हैं, और वो बिल्कुल नॉर्मल प्यारे बच्चों की तरह दिखने लगते हैं। दयालुता का एक छोटा सा काम उनकी इंसानियत को वापस ला रहा था। लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरणें दिखनी शुरू होती हैं, बच्चों का बर्ताव अचानक बदल जाता है। उनकी हैरानी की जगह अब एक तरह की जल्दी दिखाई देती है। कहानी अब अपने असली क्लाइमैक्स पर पहुंच रही थी। वो दोनों बच्चे जो अब बिल्कुल शांत थे,
बड़े आराम से रमेश का सारा सामान उसके लैपटॉप बैग में वापस रखते हैं। बैग को ठीक से बंद करते हैं और उसे रमेश को थमा देते हैं। ऐसा लग रहा था मानो उनका जो काम था वो अब पूरा हो गया है। तो दिमाग में फिर वही सवाल घूमता है कि अगर बैग लौटाना ही था तो इतनी मशक्कत क्यों की, उसे डराया क्यों, उसका बैग छीना ही क्यों, आखिर उनका असली मकसद क्या था? और जवाब बहुत सीधा है, लेकिन चौंकाने वाला है। उन्होंने ये सब सिर्फ उसे रोकने के लिए किया था। और सुबह की रोशनी में जैसे ही वो सुनहरी धूल में बदलने लगते हैं, गायब होने से ठीक पहले वो रमेश को एक आखिरी चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं, सीधे मत जाना, आगे नदी का पुल टूटा हुआ है, पानी बहुत गहरा है और बहुत ठंडा। रमेश उनकी बात मानकर जब करीब 1 किलोमीटर आगे बढ़ता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने नदी का पुल सच में टूटा हुआ था और नीचे नदी उफान पर थी। उसे समझ आ जाता है कि चटिया और मटिया उसे डरा नहीं रहे थे, वो तो उसकी जान बचा रहे थे। कुछ दिन बाद रमेश वापस उसी पीपल के पेड़ के पास जाता है, लेकिन इस बार डर के साथ नहीं, बल्कि शुक्रिया अदा करने। वो उन बच्चों के लिए कुछ तोहफे लेकर आता है। बिस्किट के पैकेट, एक छोटी सी खिलौना गाड़ी और चटिया के लिए लाल कांच की चूड़ियां। और कहानी का सबसे आखिरी और सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। जब रमेश ढाबे पर रुकता है तो वो रामू काका को देखता है। रामू काका बस उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और धीरे धीरे सुबह की हवा में गायब हो जाते हैं। मतलब जो कहानी सुना रहा था वो भी एक रक्षक आत्मा ही था। और अब उस पीपल के पेड़ से पायल की और बच्चों के खिलखिलाने की जो आवाज आती है वो डराती नहीं है, बल्कि एक सुकून देती है। ऐसा लगता है जैसे 50 साल के लंबे इंतजार के बाद उन बच्चों को आखिरकार शांति मिल गई है। तो ये कहानी हमें उसी सवाल पर वापस ले आती है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस चीज को हम भूत प्रेत समझकर डरते हैं वो असल में मदद की एक पुकार हो? शायद करुणा और सहानुभूति का एक छोटा सा कदम भी किसी की बरसों पुरानी कहानी को एक खूबसूरत मोड़ दे सकता है।